हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 7 में। आज हम प्रोनाउन पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें जो प्रोनाउन के कुछ काइंड्स समझाने के रह गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशंस को समझेंगे और सेंटेंस में उनका किस प्रकार यूज होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रोनाउन का ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपकी समझ से बाहर हो। प्रत्येक पॉइंट पर हम डीपली स्टडी कर रहे हैं और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, प्रोनाउन पार्ट 2। पर्सनल प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद जो अगला काइंड्स होता है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो अपने से पहले प्रयोग किए गए नाउन या प्रोनाउन में संबंध स्थापित करते हैं तथा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये कंजक्शन की तरह कार्य करते हैं और ये जैसे कि हु, होम, विच, हुएवर, होमएवर, विच एवर, दैट, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हैं और ये नाउन और प्रोनाउन में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, द बॉय हु फर्स्ट सा द सीक्रेट रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो हु शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द डॉग दैट एट माई डिनर। तो यहाँ पर जो दैट शब्द है ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। चलिए अब इसके उपयोग के कुछ नियमों को समझते हैं। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस में किस प्रकार यूज किया जा सकता है, इससे संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं जिन्हें हम बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे और प्रत्येक पॉइंट पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला पॉइंट समझते हैं, इन प्रोनाउन का प्रयोग ठीक उन नाउन या प्रोनाउन के बाद किया जाता है जिनके लिए ये कहे जा रहे हैं। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन जिन नाउन या प्रोनाउन के लिए कहे जा रहे हैं उसी के तुरंत बाद उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि सी हैज़ फाउंड द बैग विच सी हैज़ लॉस्ट यस्टरडे। यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन यानी विच का यूज किया गया है। ये बैग के लिए किया गया है क्योंकि बैग के बारे में ही बात की जा रही है। अगला देखते हैं, हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में तथा होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में लिविंग के नाउन के लिए किया। यहाँ लविंग लिखा हुआ है लेकिन हमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ लिविंग होगा। लिविंग का मतलब सजीव, सजीव नाउन के लिए किया जाता है। यानी कि हु का जो प्रयोग होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा और ऑब्जेक्टिव केस में किसका प्रयोग होगा, होम का प्रयोग होगा। लेकिन दोनों किस में होंगे, लिविंग में। जैसे कि आई लाइक द बॉय हु हेल्प्स द पुअर। आई लाइक द बॉय हु, तो हु जो वो क्या है, नॉमिनेटिव केस में इसका प्रयोग हुआ है। दिस इज़ द होम ऑल एडमायर। तो यहाँ पर होम शब्द है जो ये किस में किया गया है, ये ऑब्जेक्टिव केस में किया गया है, लेकिन दोनों क्या है, लिविंग नाउन है। विच का प्रयोग नॉन लिविंग नाउन्स, यानी कि विच का जो यूज होगा वो किसके लिए होगा, नॉन लिविंग नाउन्स यानी कि निर्जीव नाउन जो होते हैं, और एनिमल्स दोनों के लिए किया जाता है। नॉन लिविंग में वस्तुएं आ जाती हैं और जानवर, दोनों के लिए किसका प्रयोग होता है, विच का। जैसे कि द पेन विच आई बाउट यस्टरडे इज नॉट राइटिंग। यानी कि द पेन, पेन क्या है, नॉन लिविंग नाउन है, वस्तु है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, विच का। द डॉग विच, अब डॉग क्या है, एनिमल है, इसलिए यहाँ पर भी विच का प्रयोग किया गया है। तो हम छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि विच का प्रयोग जो होता है वो नॉन लिविंग और एनिमल दोनों के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट समझते हैं, हुज का प्रयोग सामान्यतः पॉसेसिव केस में व्यक्ति और जानवर के लिए किया जाता है। यानी कि WHOSE, हुज का प्रयोग जो सामान्यतः पॉसेसिव केस में होता है, किसके लिए होता है, व्यक्ति और जानवर के लिए। लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग नॉन लिविंग नाउन्स के लिए भी किया जा सकता है। यानी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि इनका प्रयोग जो है वो वस्तुओं के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि दिस इज़ द स्टूडेंट हुज पेरेंट्स हैव कम। तो यहाँ पर हमने हुज का जो प्रयोग किया है किसके लिए किया है, लिविंग नाउन के लिए किया है, व्यक्ति के लिए किया है। द डॉग हुज कलर इज ब्लैक हैज टर्न्ड मैड। तो यहाँ पर डॉग यानी एनिमल के लिए हमने हुज का यूज किया है। द सन हुज रेज गिव्स
अस लाइट। तो यहाँ पर हु शब्द का इस्तेमाल किया है, किसके लिए किया गया है? सन के लिए किया गया है। और सन के लिए क्या है कि हम लिविंग नाउन नहीं मानते। तो यही कुछ पॉइंट हैं जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। अगर वाक्य में ऑल, नन, ओनली, सेम, एनीबडी, मच, नथिंग, लिटिल, नो वन, समबडी, एवरीथिंग, एनीथिंग या सुपरलेटिव वर्ड्स दिए हैं और हमें रिलेटिव प्रोनाउन जो का प्रयोग करना है, तो हम केवल दैट का प्रयोग करेंगे। यानी कि ऊपर जो वर्ड दिए गए हैं उनमें से कोई वर्ड है या कोई सुपरलेटिव वर्ड है और हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो हम केवल दैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल के साथ हमने किसका प्रयोग किया है? दैट का प्रयोग किया है। दिस इज़ द बेस्ट, ये बेस्ट शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू यू, यहाँ पर हमने दैट का प्रयोग किया है। यू कैन टेक एनीथिंग, एनीथिंग के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? दैट का प्रयोग किया है। दैट यू लाइक मोस्ट। देयर वाज नन दैट, नन के साथ हम दैट का प्रयोग कर रहे हैं। डिड नॉट सपोर्ट द क्लॉज। ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें जानना बेहद आवश्यक है। अगला समझते हैं। दैट से पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आवश्यकता होने पर उसे वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे दिस इज़ द सेम होटल दैट वी यूजली स्टे इन। यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हमने क्या है? वाक्य के लास्ट में लगाया है। दिस इज़ द लेडी दैट आई टोल्ड यू अबाउट अर्लियर। यहाँ भी हमने प्रीपोजिशन क्या है कि वाक्य के अंत में लगाया है, यानी कि दैट से पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नोट दिया है, लेकिन जब दैट के स्थान पर विच का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किया जाता है, यानी कि जब दैट नहीं हो उसके स्थान पर विच का प्रयोग किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, तो उस प्रीपोजिशन हमेशा विच से पहले ही लगाई जाएगी। तो प्रीपोजिशन जो है वो वाक्य के अंत में नहीं लगेगी, वो हमेशा विच से पहले ही लगाई जाएगी। किस प्रकार? दिस इज़ द हाउस अबाउट विच आई टोल्ड यू। तो यहाँ पर देख रहे हैं विच है, विच से पहले हमने किसका प्रयोग किया? अबाउट। अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है। आई डोंट रिमेंबर द डेट ऑन विच ही वाज मैरिड। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ऑन का प्रयोग किससे पहले किया है? विच से पहले किया है। तो इन चीज़ों को समझना बेहद आवश्यक है। चलिए आगे समझते हैं। मैनली, एस्पेशली, चीफली, नेमली, नोटेबली, पार्टिकुलरली के बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो उससे पहले दोज का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है। यानी कि ऊपर जो शब्द दिए गए हैं इनके बाद अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले हमें दोज का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली, हुज नहीं, दोज हु कम हेयर इनोसेंट। तो यहाँ पर स्पेशली शब्द दिया गया है और इसके बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है, लेकिन उससे पहले क्या है? हमने दोज का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयोग होने वाले नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। यानी कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हम किसी नाउन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, तो उसके बाद हम क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। जैसे कि मोहन हु इज अ स्टूडेंट इज माई ब्रदर। तो मोहन क्या है? मोहन एक नाउन है और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है। उसके बाद हमने किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कि ही नहीं लगाना है, ही लगाना आवश्यक नहीं है। अगला देखते हैं। दे या देम को सब्जेक्ट बनाकर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। दे और देम को सब्जेक्ट बनाकर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इनके स्थान पर दोज का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि दोज हु आर डल कैन नॉट क्वालिफाई। अगला पॉइंट समझते हैं। जब दो प्रोनाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो दूसरे वाले के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दो प्रोनाउन को हम प्रयोग कर रहे हैं वाक्य में और उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो दूसरा वाला जो प्रोनाउन होगा उसके अनुसार ही हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई होल्ड इन हाई एस्टीम एवरीथिंग एंड एवरीबडी हु रिमाइंड्स मी ऑफ माई अटेनमेंट्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि दो प्रोनाउन का यूज किया है।
एवरीथिंग और एवरीबॉडी। तो एवरीबॉडी के हिसाब से हमने क्या है, हु का प्रयोग किया है, यानी कि दूसरे वाले प्रोनाउन के अनुसार ही हमने रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है। बात करेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो व्यक्तियों या वस्तुओं को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। A demonstrative pronoun represent a noun and tell us whether it is singular or plural and whether it is near or far। यानी कि ये वो प्रोनाउन होते हैं जो बताते हैं कि नाउन क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, नियर है या फार है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन शामिल होते हैं, जैसे कि दीज हो गया, दोज हो गया, दिस, दैट, सच। इस टाइप के जो प्रोनाउन होते हैं वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। बात करेंगे दिस के बारे में। तो दिस जो है वो क्या है, सिंगुलर है और नियर के लिए प्रयोग होता है। यानी हमारे पास कोई नज़दीक वस्तु है, यानी कोई वस्तु नज़दीक में रखी हुई है तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वस्तु दूर रखी हो तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन करेंगे किसके लिए, सिंगुलर के लिए। प्लूरल में जो नियर होगा उसके लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे और जो दूर होगी उसके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोज आर लवली फ्लावर्स, यानी कि वे फूल क्या हैं, वे सुंदर फूल हैं। डोंट ड्रिंक दिस, इसे मत पीना। तो उम्मीद है आपके लिए समझ में आ चुका होगा कि सिंगुलर में दिस का जो प्रयोग होगा सिंगुलर के लिए होता है, नियर के लिए होता है। दैट का जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर के लिए होगा, दूर, फार के लिए, यानी कि दूर की वस्तु के लिए होगा। प्लूरल में दीज का प्रयोग नियर के लिए होता है और दोज का प्रयोग जो है प्लूरल में होता है किसके लिए, फार, यानी कि दूर के लिए। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के नियमों को समझते हैं। पहला पॉइंट समझते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम एनी फ्रेंड, तो दिस के बाद इज का प्रयोग किया है जो कि एक वर्ब है। दैट इज ए बुक, दैट के बाद इज का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट समझते हैं, इस यदि वाक्य में दिस, दोज के बाद वर्ब ना होकर नाउन का प्रयोग हो तो ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, ना कि प्रोनाउन की तरह। यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं पहले, दिस पेन इज माइन। तो पेन, दिस के बाद हमने पेन का यूज किया है। पेन क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले दिस का यूज किया है तो दिस एक प्रोनाउन नहीं होगा बल्कि एडजेक्टिव होगा। यानी कि दिस के बाद अगर कोई नाउन का प्रयोग होता है तो दिस के लिए हम एडजेक्टिव मानेंगे, ना कि प्रोनाउन। ऐसे ही दैट बुक इज हिज, तो बुक से पहले हमने क्या है, दैट का यूज किया है तो दैट क्या है, एडजेक्टिव होगा। सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ से पहले हम दिस, दैट का, तथा सॉर्ट्स ऑफ और काइंड्स ऑफ से पहले हम दीज, दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिस काइंड ऑफ शर्ट इज वेरी कॉस्टली, दोज सॉर्ट्स ऑफ वॉइज आर हेटफुल। अगला पॉइंट समझते हैं, सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यानी सिंगुलर नाउन का बार बार प्रयोग ना करना पड़े, इसके लिए हम दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। पहला पॉइंट समझते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। यहाँ पर क्लाइमेट का प्रयोग 2 बार किया गया है, इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज हॉटर देन दैट ऑफ दिल्ली। प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। द सेम का प्रयोग सामान्यतः डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह होता है। यानी कि सेम का जो प्रयोग होगा वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह होगा। जैसे कि दिस इज द सेम पेन, तो पेन से पहले सेम का प्रयोग हुआ है, ये एडजेक्टिव हुआ है। आई बाउट यस्टरडे, सी गेव मी अ बुक एंड इट वाज रिटर्न टू हर। यहाँ एक नोट दिया गया है, द सेम के स्थान पर जरूरत के अनुसार दिस, इट, दे का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोनाउन का चैप्टर हमारा नेक्स्ट पार्ट में भी जारी रहेगा। पहले हमने सोचा था प्रोनाउन हमारा 2 चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके नियमों को देखते हुए और जिस प्रकार हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसे देखते हुए हमें लगता है हमें इसका 1 या 2 पार्ट और लाना होगा। हम अपनी वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं रखना चाहते। हमारी प्रत्येक वीडियो की लेंथ अंडर 15 मिनट रहती है। वीडियो देखते देखते आप बोर ना हो, इसलिए हम छोटी वीडियो बनाते हैं, तो छोटी वीडियो का आनंद लेते रहें। आज की वीडियो आपके लिए कैसी लगी कमेंट्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।